बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरे मन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरे मन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रौरे मन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मगर किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन लोन योजना द्वारा बेरोजगार हो सकते हैं लाभान्वित। उचित साफ सफाई द्वारा पशुओं को बचा सकते हैं थनैला रोग से। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। राज्य के बेरोजगार नागरिक मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन लोन योजना का सहयोग ले सकते हैं। मधुमक्खी पालन के आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधु निकासी यंत्र, मधुमक्खी बक्सा फ्रेम सहित इत्यादि के लिए इस योजना द्वारा लागत का 50% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान या बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पूसा शीतल, शकली अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। पूसा शीतल, शकली, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के पर्याप्त होता है। सिंचाई, निकाई और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग पर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। दुधारू पशुओं के थन में एक प्रकार का रोग लगता है जिसे थनैला रोग कहा जाता है। थनैला रोग में थन में सूजन होना, दूध निकलने का रास्ता पतला होना, दूध में मवाद आना या दूध फटा हुआ आना इत्यादि इस बीमारी के लक्षण हैं। थनैला रोग के लग जाने की स्थिति में पशु की मौत तो नहीं होती, लेकिन वह अनुपयोगी हो जाती है, जिससे पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। साफ सफाई इत्यादि कुछ बातों का ख्याल रखकर थनैला रोग से बचा जा सकता है। जैसे दूध दूहने से पहले हाथों को और थन को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। पशु आवास को साफ रखें। मक्खियां और दूसरे कीटों का प्रकोप ना हो। थन में चोट या घाव ना होने पाए। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें।
अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम हाल कर बारे में और मंडी कर भाव कर बारे में पता लागलक और साथ लागलक पता कि उपकरण और तकनीक कर बारे में एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रोरेमन के बाद फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है ये तो हम रोरेमन को बता थी, मकिल गर्मी के रोरेमन देखा थी कते चरम सीमा पर है, लेकिन गर्मी के देखते हुए किसान भाई बहन मन अपन खेत में काम करत है, फसल के उगात है। तो ये फसल में जो है वैज्ञानिक विधि से गर्मा भिंडी कर उपज कैसे होवेला उकर बारे में वैज्ञानिक द्वारा जानकारी। तो हम सीधे चलत ही रोरेमन के लेके फीचर कर माध्यम से कि का बातात हैं कि गर्मा भिंडी कर वैज्ञानिक खेती कैसे करल जाला उकर बारे में। भिंडी को सदाबहार सब्जी माना जाता है।
सदाबहार सब्जी की खेती सभी प्रकार की जमीन में हो सकती है, मगर अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी और जैविक खादों से भरपूर खेत इसके लिए ज्यादा बढ़िया साबित होते हैं। जहां तक गर्मा भिंडी की खेती की बात करें तो यह अब खूब होने लगी है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के वैज्ञानिक श्री विजय कुमार सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वैज्ञानिक ढंग से गर्मा भिंडी की खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक गर्मा भिंडी की खेती के सवाल है तो इसके बारे में हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे आपसे। किसान भाइयों, भिंडी एक ऐसी सब्जी फसल है जिसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है और इसे 2 सीजन में किया जाता है। एक जायद का मौसम, जिसको किसान भाई जो है गर्मा भिंडी या ग्रीष्मकालीन भिंडी के नाम से जानते हैं, और दूसरा सीजन होता है वो खरीफ का मौसम, जिसको जो हम लोग बरसाती भिंडी के रूप में करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर भिंडी की खेती करना है, गर्मा भिंडी की खेती करना है, तो सबसे पहले आता है कि खेत का चुनाव कैसे करें, कौन सा खेत में लगाएं। तो अगर खेत की अगर बात करते हैं तो भिंडी की जो है खेती जो है हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जो है दोमट मिट्टी जिसमें जो है जीवांश की मात्रा अच्छी हो, पानी सहने की क्षमता हो, उस तरह का मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो उस तरह का मिट्टी में किसान भाई जो है इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए pH जो है, मिट्टी का pH जो है 6 से 6.8 तक होना चाहिए। और तापमान की अगर बात करेंगे तो बीज के अंकुरण के लिए जो करीबन 20 से 25 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड जो है तापमान जो है उपयुक्त होता है। खेत की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो किसान भाई जो है 3 से 4 बार खेत की जो है गहरी जुताई करें। पहली जुताई जो है मिट्टी पलटने वाली हल से करें, उसके बाद 3 से 4 बार जो है कल्टीवेटर लगा के या हैरो से जो है खेत की गहरी जुताई करके भुरभुरा बना लें, उसको समतल कर लें। उसके बाद जो है बीज को जो है उपचारित करके लगाएं। किसान भाइयों, जब बीज आप लगाते हैं तो बीज को उपचारित करना बहुत आवश्यक है। बीज को उपचारित करने के लिए अगर फफूंदनाशक का इस्तेमाल करते हैं, फफूंदजनित बीमारी के लिए जो है कार्बेंडाजिम एक दवा है, 2 ग्राम दवा को जो है प्रति लीटर 1 लीटर पानी में घोल बना के और उसमें जो है आप भिंडी के बीज को जो है 6 घंटे के लिए डुबो कर रखें और उसके बाद जो है छाया में सुखाएं। इसके बाद जो है आपको जो है और अलग ये के लिए जो है इंडोक्सा का जो है आपका जो एक दवा है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 जो है उसका जो है 5 ml दवा को जो है प्रति किलो जो है बीज में जो है डाल के उपचारित करें और उसके बाद जो है इसको लगाएं। गर्मा भिंडी की बुआई आमतौर पर फरवरी मार्च में और वर्षाकालीन भिंडी की बुआई जून जुलाई में की जाती है। यदि भिंडी की फसल लगातार लेनी हो तो 3 सप्ताह के अंतराल पर इसे फरवरी से जुलाई के मध्य अलग अलग खेतों में बुआई की जा सकती है। जहां तक गर्मा भिंडी के खाद और उर्वरकों की बात करें तो भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 15 से 20 टन गोबर की खाद और नत्रजन, स्फुर और पोटाश की क्रमशः 80 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में देना चाहिए। किसान भाइयों, किस्मों जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो किस्म की बहुत ही अहम भूमिका होती है। अगर किस्म का चुनाव किसान भाई अगर सही से नहीं कर पाते हैं तो मेहनत करने के बावजूद भी जो है अच्छी फसल नहीं ले पाते हैं, अच्छा मुनाफा नहीं ले पाते हैं। तो जब भी किसान भाई जब बीज का चुनाव करें तो वैसे प्रतिष्ठान संस्थान से बीज लें जहाँ विश्वसनीयता हो। अगर किस्मों की बात करेंगे, उन्नत प्रभेद की अगर बात करेंगे तो अर्का अनामिका जो हमारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से विकसित की गई किस्म है। ये किस्म की खासियत क्या है कि इसका फल जो है हल्का हरा रंग का होता है और 7 से 8 सेंटीमीटर जो है लंबाई इसका होता है और इसका फल में जो है ना रोया नहीं होता है, जिसके चलते तुड़ाई में जो है ना दिक्कतें नहीं आती है। और इसका जो है पौध का जो है बढ़वार जो है पौध का जो है वृद्धि जो है करीबन 1 से 1.25 मीटर जैसा जो है 1 मीटर से जो है 1.25 मीटर जैसा जो है लंबाई होता है। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि एक बीमारी जो होता है येलो मोजाइक वायरस, जिसको कहते हैं YVMB, येलो वेन मोजाइक वायरस, इस बीमारी से जो है प्रतिरोधी किस्म है और इसका जो है उपज दर जो है करीबन 20 टन 18 से 20 टन जो है प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद जो है IHR बेंगलोर से ही जो है
अर्का अभय करके जो है एक वेराइटी रिलीज की गई है। ये भी जो है येलो मोजाइक वायरस से जो है प्रतिरोधी किस्म है। उसके अलावा जो है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जो है पूसा श्रावणी करके जो है एक किस्म का विकास किया गया है। ये भी जो है इसका फल जो है हल्का गहरा हरा रंग का होता है और जो है इसका जो पौध की जो है लंबाई जो है करीबन जो है 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर जैसा होता है। गर्मा भिंडी की खेती के लिए निराई और गुड़ाई बहुत जरूरी है। खरपतवार मुक्त रखने से खेतों में उत्पादन अच्छे तरीके से हो सकता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जहां तक सिंचाई की बात है तो सिंचाई इसमें अप्रैल में 7 से 8 दिन और मई जून में 4 से 5 दिन के अंतर पर करना चाहिए। बरसात में यदि बराबर बारिश होती रहे तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, जब भी गर्मा फसल लगाएं तो सिंचाई का प्रबंधन जो है, जल का प्रबंधन जो है आपको बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके लिए जो है गर्मी के मौसम में जो है जब भी आप बुआई कर रहे हैं, पौध को लगा रहे हैं, तो आप छोटे छोटे क्यारी बनाएं। क्यारी में हल्का रीज बना के, रीज फैरो करके उसमें जो है बीज की बुआई करें और नाला का उचित प्रबंध करें। अगर आप परंपरागत तरीका से कर रहे हैं तो नाला का उचित प्रबंध करें और इसमें हल्की जो है सिंचाई करें। गर्मी के मौसम में करीबन जो है 4 से 5 बार जो है करीबन जो है आप जो है प्रति सप्ताह में जो है 4 से 5 बार आपको सिंचाई करने की आवश्यकता है। अगर आप टपक सिंचाई विधि तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए जो है प्रतिदिन जो है सुबह और शाम जो है आधा घंटा जो है पानी जो है खेत में नमी के अनुसार से अगर आप देते हैं तो जल का प्रबंधन अच्छी तरह से करते हैं तो जो है इसका जो है अच्छा फसल आप ले सकते हैं। किसान भाई, जब भी जल का प्रबंधन करें तो सिंचाई करें तो दो समय जो है जब सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। एक अंकुरण के समय में जब भी आप बीज को लगाते हैं तो खेत में देख लें कि बीज में जो आपका जब खेत है उसमें नमी जो है उचित मात्रा में है या नहीं। तो उस समय अंकुरण के लिए जो है उस समय जो है आपको जो है बीज बुआई के जो है 1-2 दिन बाद जो है हल्की सिंचाई करनी चाहिए। और दूसरा जो है आप जब आपका फल आ रहा है, फूल से फल बन रहा है, उस समय जो है सिंचाई का बड़ा प्रबंध महत्व होता है। अगर उस समय अगर आप सिंचाई में कमी बेसी करेंगे तो उसका प्रभाव जो है आपका फलन पे पड़ेगा, उत्पादन पे पड़ेगा और उस पौध का बढ़वार भी रुकेगा और फलन भी कम होगा। तो किसान भाई बहन मन, चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती। ये जानकारी बहुत सुंदर है। दलहनी फसल जो सब्जी है इकर बारे में वैज्ञानिक तरीका से खेती कैसे करल जाए इकर बारे में ई तरह में जानबे करीला कि शाकाहारी कर मामले में दलहनी फसल जो है दाल ई प्रोटीन कर काम करला है नहीं, और ये तीनों मौसम में बहुत सुंदर होवेला। तो अगर इकर बारे में बढ़िया जानकारी चाहिए तो भाई रौरे में हमारे संगे चलू। हमारे कर जो वैज्ञानिक साहब हैं उनकर से सीधे जानकारी लेवा थी। जी हाँ, जैसे सभी किसान भाई जानते हैं जो दलहनी सब्जी फसल में जो इस समय का ये जो आपका ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर आने वाला जो बरसात शुरू होने वाले हैं, तो इस समय प्रमुख जो सब्जी फसलों में से है वो है बोदी है, फिर आपका फरसबीन है, फिर जो बेमौसमी आपका सेम का खेती हम लोग कर सकते हैं इस समय। तो इसके लिए जो खेत की तैयारी जैसे 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके फिर हम कैरी बनाते हैं और बना के हम खेती करते हैं। जब हम खेत का तैयारी करेंगे तो उस समय हमको जैविक खाद जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना है। फिर जब हम अंतिम जुताई से पहले जब हम कैरी बनाएंगे तो उसमें फसल के अनुसार हमको जो रासायनिक खाद का भी प्रयोग करना है अच्छी उपज लेने के लिए। तो ऐसा हम केचुआ खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से। और जो रासायनिक खाद में विशेष करके जैसे करीब 22 किलोग्राम यूरिया और प्रति हेक्टेयर के दर से और 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करेंगे। और फिर 1 महीना बाद जब हम निकाई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाने जाएंगे और उस समय हमको और 22 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर से टॉप ड्रेसिंग के रूप में पौधे के जड़ों के पास प्रयोग करना होगा। लेकिन दलहनी फसलों की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी फसल है जिसका हम खेती कर सकते हैं?
जी हाँ, तो मैं पहले ही बताया हूँ, इस समय का जो ये गर्मी और बरसात का जो प्रमुख दलहनी सब्जी फसल हमारे झारखंड के लिए है, वो है बोदी का फसल। तो उसमें 2 प्रकार का बोदी है, जैसे झाड़ीदार भी है, लतरदार भी है। उसी तरह फरसबीन का खेती भी हम लोग और थोड़ा बाद शुरू करेंगे, जैसे जून महीना में करेंगे। और तो उसमें भी विशेष रूप से हम लतरदार फरसबीन का करते हैं। और जो हमारा बेमौसमी सब्जी जो बरसाती सेम का खेती करने जाएंगे, तो हम इस समय मई महीना में उसको हम बुआई करेंगे, जिससे हमको फ़ायदा होगा। तो ये 3 प्रकार का जो विशेष रूप से जो फसल है दलहनी सब्जी फसल, इसका खेती हम इस समय करेंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से खेतों की तैयारी करना और मुख्य तौर से कौन कौन जो दलहनी सब्जी फसल का आपने नाम बताया कि इसकी खेती जो है प्रमुख तौर पे की जाती है। तो खेत की तैयारी के बाद सबसे प्रमुख होता है कि बीजों का चुनाव। अगर हमारा बीज जितना बढ़िया होगा उत्पादन उतना अच्छा होगा। वैज्ञानिक खेती की जब बात करते हैं तो सबसे प्रमुख बीज ही आता है। हाँ, जी हाँ। तो जैसा कि आपने बताया कि अब बोदी की बात आपने बताई, फ्रेंचबीन की बात बताई, तो झारखंड का जो मौसम है उसके अनुकूल कौन सा जो बीज है यहाँ के सबसे उपयुक्त होगा? जी हाँ, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ बोदी का। तो बोदी का जो हम बोले झाड़ीदार भी है, लतरदार भी है। तो झाड़ीदार में हमारे इसी अनुसंधान केंद्र से विकसित हुई है एक अच्छी किस्म है जिसका नाम है स्वर्ण मुकुट। तो वो करीब 45 दिन में, मैंने 1.5 महीना में उसका फल की तुड़ाई शुरू हो जाता है। तो और 70 से 75 दिन में इस फसल का अवधि भी समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी किस्म है। इसका सफ़ेद रंग का फली होता है, करीब 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है और बहुत जल्दी फसल देने वाला है। तो इस समय भी कर सकते हैं, फिर बरसात में भी कर सकते हैं। तो और इसके अलावा जैसे बाहर का भी किस्म है, जैसे हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से भी विकसित हुआ काशी श्यामल है, काशी कांचन है, उसका खेती कर सकते हैं। फिर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से अर्का गरिमा का, वो सब झाड़ीदार किस्म है। और जो लतरदार किस्म है, मैंने हम इस समय में भी कर सकते हैं, फिर बरसात में भी कर सकते हैं। तो उसमें हमारे इस केंद्र से जो विकसित हुए हैं लतरदार जो बोदी का उन्नत किस्म है, उसमें है स्वर्ण श्वेता है और स्वर्ण हरिता है। श्वेता का जो फलियां है वो सफ़ेद होता है, करीब 1 फीट लंबी होती है। और जो हरिता है वो बहुत गोल होता है, गुदेदार होता है और मतलब वो करीब 2 फीट से ज़्यादा लंबा होता है। तो ये दोनों उन्नत किस्म है जिसका खेती हम इस समय भी कर सकते हैं, फिर बरसात में भी कर सकते हैं। ये तो आपने बीज के बारे में बताया कि ये जो 2 प्रमुख जो बीज हैं वो काफ़ी लाभप्रद हैं। अगर बीजों के बाद सबसे प्रमुख होता है तो बीजोपचार की बात आती है। हाँ, तो बीजोपचार किस तरीके से किया जाए? जी हाँ, जैसे हमारे जैसे एक बीमारी होता है अंतराग्नोज, उसके लिए रोग रहित पौधा से हमको बीज संग्रह करना चाहिए। बीज को उपचार करना है, जैसे डाइथेनियम 45 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में मिला के तब हम बुआई करेंगे तो हमारा ये सब बीमारी से हमको छुटकारा मिलेगा। तो ये कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैं किस्म का बात कर रहे थे, तो जैसे फरसबीन का जो किस्म है जिसका खेती बरसाती खेती हम लतरदार करते हैं, तो इस हमारा केंद्र से विकसित हुई है स्वर्णलता है और HPV 3 है, HPV 4 है। तो HPV 3 का सफ़ेद रंग का दाना होता है, पक्का दाना, और 3-4 का काला रंग का होता है। ये सब बहुत 50 से 55 दिन में फल तुड़ाई शुरू हो जाता है। तो इसका खेती हम बरसाती खेती कर सकते हैं। और जो मतलब ऑफ सीजन बेमौसमी सेम का खेती हम करने जाएंगे तो हमको मई का दूसरा पखवाड़ा, मैंने 15 से 20 मई के बीच में हम बुआई कर देंगे तो 60 से 70 दिन में हमको तुड़ाई शुरू हो जाए। उस समय बाज़ार भाव बहुत ज़्यादा मिलता है, 80 से 100 रुपये किलो हमको सेम बिकता है बरसात में। जुलाई महीना में, अगस्त में, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना में ये बेमौसमी हम यदि मई में लगा लेंगे तो उस समय हमको फ़ायदा मिलेगा। उपज कम होगा, मतलब उपज 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। तो उसमें हमारा किस्म जो हम लोग यहाँ से विकास किया है स्वर्ण ऋतुबर है, जो सफ़ेद चौड़ा होता है, वो बेमौसमी किस्म है। और एक अच्छी किस्म है वो है HGDB 32। ये अभी किसानों का खेत में बहुत ज़ोर से चल रहा है, मतलब पूरा इटकी क्षेत्र में हमारा ही किस्म जाता है HGDB 32। तो किसान भाई बहन मन बताओ, आज कर दुइयो जानकारी रोमन के दिली कैसन लागलक? बेस जानकारी है नहीं से ले तुम रोमन के कहिला कि अगर रोमन थिन कोई ऐसा जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतू रोड रांची और पिन कोड संख्या
4001। तो किसान भाई बहन मन रौरमन के एगो और शिकायत है हमरे से कि हम दूर कर देवा थी कि देखो हम फलना दिन कर कार्यक्रम नहीं देखे पारली, कर जानकारी हमके नहीं मिलक, तो शिकायत के मत करूँ। रौरमन के शिकायत के हम दूर कर देवा थी। ऐसे दूर करा थी कि रौरमन के मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में जाके इस कार्यक्रम के देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरमन इजाज़त दो वकील यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो, तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।